हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम महक शोकंद, योर फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आपकी बहुत बार डिमांड रही है कि मैम हमको फॉर्मूलाज बनवा दीजिए, फॉर्मूलाज करने हैं, फॉर्मूलाज सोल्व करना है। तो इसी सब चीजों के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि आपका रहने वाला है कंप्लीटली आपका क्या रहेगा जी? फॉर्मूला बेस्ड सेशन ये आपका रहने वाला है। तो क्या आप सब बच्चे इस सेशन के लिए तैयार हैं? फटाफट सबसे पहले तो सब बच्चे एक बार ये बताएंगे कि क्या आप इस फॉर्मूला बेस्ड सेशन के लिए रेडी हैं? तो देखिएगा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता देती हूं। वैसे तो मैंने आज आपको बता ही दिया था, आपको शॉर्ट्स के थ्रू आपका जो सेशन गया है, मैंने बोला था 16 अक्टूबर को 5 बजे आपका एक सेशन जाने वाला है। उस सेशन के थ्रू भी आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारे स्पेशल ऑफर्स आपके पास आ चुके हैं। तो अड्डा 24/7 आपको दिवाली के इस शुभ अवसर पर जो है भाई 80% ऑफ आपको प्रोवाइड कर रहा है अपने हर एक बैच पर। तो आप लोग जाइएगा, जाकर के रामबाण बैच के अंदर एनरोल कर लीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा बच्चा अभी तक सोच रहा है कि मैम मुझे रामबाण बैच के अंदर एनरोल करना है, लेकिन अभी तक तुमने एनरोल ही नहीं किया, तो जाओ और जाकर के इस बैच के अंदर एनरोल कर दो। इससे बेहतरीन चीज आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, चलेगा स्टूडेंट्स। तो अब इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा पैटर्न बता देती हूँ कि आज की क्लास का डिस्कशन हम किस तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोगों ने बार बार यही बोला है कि मैम हमको फॉर्मूलाज बता दीजिए। तो आपका जो फॉर्मूला सेशन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका यूनिट एंड डायमेंशन के साथ। तो जो आपका पहला चैप्टर है, यानी कि जो अपने पास चैप्टर नंबर 1 है, जिसका क्या नाम है आपके पास? यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट है वैसे तो, यानी कि मात्रक और माप। तो अगर आप मात्रक और माप की बात करते हो बच्चों, तो मात्रक और माप में अगर हम देखें तो सबसे पहले आप किसके बारे में पढ़ते हो? सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए आपके पास, उसके बाद उनके यूनिट्स हो गए, मूल भौतिक राशियां, उनके जो मात्रक हैं वो हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशियां उनके मात्रक हो जाएंगे। अगर आप फॉर्मूलाज की बात करोगे तो सबसे पहला जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो कहां पर आएगा? वो आपका आएगा बच्चों एरर्स के अंदर। कहां पर आता है? एरर्स के अंदर। तो एरर्स बता दीजिए मेरे पास कितने प्रकार के एरर होते हैं? अपने पास होंगे भाई अलग अलग प्रकार के एरर होते हैं। तो जो आपके पास सबसे पहला एरर आएगा दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की बात करो भाई सबसे पहले, तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट को क्या बोलते हो हिंदी में? हिंदी में एब्सोल्यूट एरर कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि। तो द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। अब मैंने कहा था कि जिस भी दिन आपका फॉर्मूला सेशन लगेगा उसमें आज आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आज आपको सिर्फ सब कुछ नोट डाउन करना है। तो ये क्या हो जाएगा? निरपेक्ष त्रुटि। इसको कैसे लिखा जाता है? ये आपका बनता है बच्चों मेजर्ड वैल्यू माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास? ट्रू वैल्यू और डिवाइडेड, बस इतना ही आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। यानी कि आप क्या लिखोगे यहां से? मैम ये हो गया मापित मान को, अगर तुम मापित मान में से अगर बच्चों आप किसको घटा देते हो? वास्तविक मान को घटा देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास निरपेक्ष त्रुटि आ जाती है। ये आपका पहला फॉर्मूला बनेगा। तो एक एक करके हम सारे फॉर्मूलाज की बात करेंगे। आगे बढ़िए। अब दूसरे टाइप का एरर आपके पास क्या होता है बच्चों? तो दूसरे टाइप का एरर आपके पास हो जाएगा जी। अब सेकंड टाइप की बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप आपके पास होता है रिलेटिव एरर। क्या हो गया बच्चों? रिलेटिव एरर आपके पास हो गया। और जब आप रिलेटिव एरर को हिंदी में क्या कहा जाएगा? रिलेटिव एरर को हिंदी में कहेंगे हम सापेक्ष त्रुटि। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी के संदर्भ में निकाल रहे हैं, है ना? तो और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला आपके पास आएगा, देखो हम किसकी फॉर्म में लिख लेते हैं? एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर का तो आपको ऑलरेडी पता है। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई? आपके पास हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो तुमने ये निरपेक्ष त्रुटि लिखा है, एब्सोल्यूट एरर को किसमें से एब्सोल्यूट एरर को किससे भाग कर देना है अपने को?
ट्रू वैल्यू से अगर आप भाग कर देते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये हो जाएगा बेटा जी आपका रिलेटिव एरर। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा जो थर्ड टाइप आपके पास बनेगा, ये मैं आपको पूरा पेज अभी दिखा देती हूं, लेकिन उससे पहले ये समझिए जो थर्ड टाइप आपके पास बनेगा, वो जो थर्ड टाइप आपके पास रहने वाला है वो क्या रहेगा, परसेंटेज एरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि। तो परसेंटेज एरर की जब आप बात करेंगे यानी कि प्रतिशत त्रुटि, तो जब आप इसकी बात करते हो बच्चा, ये क्या हो जाएगा, बस आपको रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर विद 100। क्या कीजिएगा आप यहां पे मल्टीप्लाई करो रिलेटिव एरर को 100 से। रिलेटिव एरर को किससे गुणा करना है, 100 से गुणा कर दीजिए, या तो फिर ये जो आपका आ रहा है एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय ट्रू, उसको आप 100 से गुणा कर दो, वैसे भी लिख सकते हो। तो ये अपने पास पहले चैप्टर के अंदर बच्चों आपके पास बस इतने ही फॉर्मूलाज है। उसके अलावा जो आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मात्रक क्या होंगे, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता, वो अपने फॉर्मूलाज में नहीं आएगी। अब आगे चलते हैं, अपने पास आता है चैप्टर नंबर 2। क्या आ गया जी, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की यहां पे बात कीजिए। चैप्टर नंबर 2 में हम क्या पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 आपके पास है बच्चा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या हो गया बेटा जी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करते हो, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, रेखिक गति। तो जब हम रेखिक, लिख लो, चलो हिंदी में भी लिख ही देते हैं ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हिंदी में क्या हो जाएगा, रेखिक गति। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास रेखिक गति। तो अब जब हम इसमें बात करते हैं तो हम एक एक करके जो जो अपने पास बच्चा क्वांटिटीज आएंगे उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या आता है बेटा जी, स्पीड। स्पीड माने अपने पास क्या हो जाएगा, गति। स्पीड को कैसे लिखते हो, स्पीड बेटा अपने पास बनता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या हो गया, डिस्टेंस को किससे भाग कर लो, टाइम से। इसको हिंदी में कैसे दर्शाओगे, गति। दूरी को किससे भाग करना है, आपको समय से भाग करना है। दूरी को किससे भाग कर दिया, समय से। और अगर हम बात करें इसी की बहन, उसका क्या नाम है, उसका नाम आपके पास होता है वेग यानी कि वेलोसिटी। तो वेग भी लिख लीजिए, वेग हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं। तो वेग अपने पास क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी हमें पता है कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्योंकि वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग बनेगा। क्या हो गया जी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम हो गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। हिंदी में देख लीजिए क्या लिखोगे इसको, वेग को किससे भाग कर देना है, वेग निकालने के लिए विस्थापन को किससे भाग करोगे, विस्थापन को आप लोग भाग कर दीजिएगा बच्चा समय के साथ। ठीक है, किसके साथ भाग करना है आपको, इसको समय के साथ भाग करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, अगर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहीं पर अब हम तीसरा लिख लेते हैं। तीसरा, अब इसके बाद अपने पास क्या आएगा, अपने पास हो जाएगा एक्सेलरेशन। क्या हो गया बच्चों, एक्सेलरेशन की बात कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन यहां पे लिख लीजिए, थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है आपके पास वो होती है जी एक्सेलरेशन। क्या हो गई जी, आपके पास एक्सेलरेशन हो गई। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जल्दी से बताइएगा। एक्सेलरेशन अपने पास होता है मैम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्या हो गया, वेलोसिटी को समय से भाग कर दीजिए तो हिंदी में हो जाएगा त्वरण। त्वरण को क्या किया बच्चों, वेग को हमने क्या कर दिया, समय से भाग कर दिया। ये बेटा तेरे पास हो गया त्वरण। अब हम थोड़ा सा इनके ग्राफ देखते हैं और ये देखते हैं कि गतिकी के समीकरण के अनुसार ये आपके पास क्या बनेंगे। चलेगा जी, आगे बढ़ो। और सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, हमें यह पता है। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपका स्पीड लिखना चाहूं, स्पीड का मतलब क्या हो गया। अब देखो स्पीड भी अलग अलग टाइप की हो सकती है। इंस्टेंटेनियस हो जाएगी आपके पास इंस्टेंटेनियस को बोलते हैं तत्क्षणिक। ठीक है, एवरेज भी हो सकती है। तो स्पीड का फॉर्मूला तो हर जगह सेम रहेगा। हम वेलोसिटी से शुरुआत करेंगे। अगर आप वेलोसिटी के फॉर्मूला की बात करते हो बच्चों तो देखो इससे ही दर्शाते हैं। v अपने पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिखते हो डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t।
ये हो गया बच्चों आपके पास एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कि दिस इज योर औसत वेग पहला। अब बात करो मेरे साथ, अगर मैं बात करती हूं बेटा इंस्टेंटेनियस की, किसकी बात कर रही हूं मैं, v इंस्टेंटेनियस यानी कि v तत्क्षणिक की बात करती हूं, तो क्या होता है बच्चा यहां पर देखो, देखो ऐसे लिखते हैं कि मैम यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी क्या होता है, लिमिट कैसे लगेगी यहां पर, लिमिट गोज टू लिमिट एज टी अप्रोचेस टू जीरो, कि टी मेरा इतना छोटा हो गया कि अब मैं बदलाव ही नहीं पहचान पा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और यहां पर अगर आप इसको थोड़ा सा और घुमा करके लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, v इंस्टेंटेनियस आपके पास क्या हो गया बच्चों, dx बाय dt हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, एक और फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। अब आगे बढ़ो, इसी तरीके से हम किसका लिख सकते हैं बेटा, इसी तरीके से आप एक्सेलरेशन का लिख सकते हो। तो एक्सेलरेशन का आपके पास क्या होता है कि मैम एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी से शो होगा। तो अगर आप एक्सेलरेशन का लिखते हो बच्चों तो देखिएगा कैसे लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन हमें पता है ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी से लिखोगे डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t आ गया। वहीं पर अगर तुम लिखना चाहो, किसका लिखना चाहोगे बेटा जी, अगर तुम लिखना चाहोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या लिख रहे हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगेन अब मैं सीधा लिख रही हूं, यहां पे मैंने थोड़ा सा तुमको एक्सप्लेन करके बता दिया कि कहानी क्या होती है, कि टी को तुमने बहुत ही छोटा कर दिया। अगर टी को तुमने बहुत ही छोटा किया है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपके पास dv बाय dt से लिखा जा सकता है। ये आपके पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का, कौन सी एक्सेलरेशन, तत्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। एक और फॉर्मूला होता है जो कि आपको ध्यान में रखना है, वो भी लिख लीजिएगा। वो क्या होगा बच्चा, a इज इक्वल टू, कैसे लिखोगे, v dv बाय dx। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है कि ये आपके पास क्या हो जाता है, v dv बाय dx। ठीक है, चलो इतना क्लियर होता है आपको जी, बढ़िया। तो इसको भी हम कर लेते हैं डब्बे में बंद। अब जो आपके पास बेटा जी ये जो फॉर्मूलाज बन रहे थे किस किस का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, वो हम सब ने यहां पर लिख लिए हैं। ये आपका हो गया पहले चैप्टर की, जब हम बात करते हैं आपका, सॉरी दूसरे चैप्टर की जब हम बात करते हैं रेखिक गति की, वहां से आपके फॉर्मूलाज निकल के आते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके अलावा इस वाले चैप्टर के अंदर और क्या पढ़ते हो बेटा, मैम इसके अलावा इस वाले चैप्टर के अंदर अपने पास आता है काइनामेटिक इक्वेशन। क्या आएगा जी आपके पास, काइनामेटिक इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो काइनामेटिक इक्वेशंस की अगर आप बात करोगे, काइनामेटिक्स इक्वेशन, इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब हिंदी में होता है गतिकी के समीकरण, गतिकी के समीकरण। ठीक है जी, बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम क्या बात करने वाले हैं, गतिकी के समीकरण लिखेंगे। अच्छा, गतिकी के समीकरण लिखने से पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये चीज अपनी नोटबुक में एज इट इज लिख लेनी है कि ए आपके पास इसमें हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि त्वरण आपके पास, जब हम बात करते हैं गतिकी के समीकरणों की, ये त्वरण हमेशा आपके पास क्या रहता है, नियत रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। ओके, पहली चीज। अब लिखिएगा जी, पहला अपने पास क्या होता है, u इज इक्वल टू, सॉरी v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा आपके पास क्या हो जाता है, दूसरा होता है s इज इक्वल टू ut प्लस में क्या हो गया, हाफ at स्क्वायर। और तीसरा अपने पास क्या आया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आपके पास क्या है बेटा जी, ये तुम्हारे पास हो गए गतिकी के समीकरण। तो इनको भी तुम्हें याद रखना है, याद रह जाएगा सबको। और जैसे जैसे आपको यहाँ पे नोट्स बनवाए जा रहे हैं वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो उसका आप हेडेक मत लीजिएगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, अब हम ग्राफ्स की बात कर लीजिए। अगर आप ग्राफ की बात करते हो बेटा तो मुझे ये बताओ कि ग्राफ भी कैसे कैसे बन सकते हैं। ग्राफ देख लेते हैं कि आपके पास जितने भी मोशन की बात करते हो, उन मोशन के आपके ग्राफ कैसे बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, किस चीज की बात कीजिए, सबसे पहले आप बात कीजिए कि जब आपका जो वेग है,
वो यूनिफॉर्म है। किसकी बात कर रहे हैं? पहला हम ग्राफ बनाएंगे बेटा जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। किसके लिए बना रहे हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि बच्चों आपके पास क्या हो गया, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं इसको, आपका जो स्थिर वेग हो गया, स्थिर वेग। अब अगर तुम्हारा वेग स्थिर है तो क्या होगा, दो तरीके के ग्राफ अपन बना सकते हैं। वो दो तरीके के ग्राफ आपके पास कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला ग्राफ देख लीजिए बेटा। सबसे पहला ग्राफ भाई तेरा क्या बन सकता है कि मैम एक ग्राफ बना लेते हैं, यहां पर x बना लिया, यहां पर t बना लिया, x वर्सेस t का ग्राफ। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है उसका क्या मतलब हुआ कि मैम जो वेग अगर आपका समान है हर जगह पे तो आप कैसे दर्शाओगे बच्चा? यही तो बोलोगे कि इसका तो सीधा सा एक ही मतलब आता है जी, जो अपने पास ऑब्जेक्ट था, जो आपका पार्टिकल था, वो समान समय अंतराल, समान समय के अंदर समान दूरी तय कर रहा है। तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा। ये कब दिखाई देगा बेटा? जब उसने कहां से क्या किया, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट इज 0। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका? 0 हो गया। जब 0 0 मान लो, ऐसे भी लिख सकते हो 0 0, ठीक है। तो ये आपको क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बन गया। अच्छा, अगर वो शुरू करता है भाई अपना, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 0 ना हो करके x नोट है, तो आपका ग्राफ कैसा दिखाई देगा? उस केस में बच्चों आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये आपके पास x हो गया, ये आपके पास t हो गया, ये आपके पास ग्राफ क्या आ गया? x नोट। ये वाला बिंदु आपका x नोट हो गया। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो गया आपके पास? एक्स नोट हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? स्टार्टिंग पॉइंट एक्स नोट। लिख लो इसको कि स्टार्टिंग पॉइंट अपने पास क्या है? एक्स नोट है। यानी कि पहले ही तुम घर से 20 मीटर की दूरी पर बैठे हो, फिर तुम्हारी जो गति है वो समान हुई है, ठीक है। चलो ये हो गया, ये एक्स वर्सेस टी के ग्राफ है। अगर यहीं पे बेटा तुमको ये बोल दिया जाए कि मैम x वर्सेस t की बजाय मुझे तो v का ग्राफ बनाना है, तब क्या बनेगा? तब क्या तुम ये बोल सकते हो बच्चों कि मैम अगर v का ग्राफ बनाने को बोला जाता है, यहां पर vt का ग्राफ है भाई, और अगर vt का ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, कांस्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि मैम वो जहां पर था, मान लीजिए वो कहां पर था? v नोट पर था, तो बेटा इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, है ना। इस तरीके का आपका ग्राफ बन गया। तो ये आपके पास क्या हो गया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ हो गए। x वर्सेस t का भी हमने देख लिया और आपने v वर्सेस t का भी यहां पर ग्राफ देख लिया, ठीक है। समझ में आती है बात जी? बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलें। अगर हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, किसके लिए? अगर आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक्सेलरेटेड मोशन की जब बात करते हो, एक्सेलरेटेड मोशन में क्या बोलोगे? एक्सेलरेटेड मोशन में तो यही बोल सकते हो, अच्छा एक्सेलरेटेड की बजाय आप पहला ये बना लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बना रहे हैं बेटा जी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब उस एक्सेलरेटेड में तुम बात तो एक ही है बात तो एक ही है, त्वरण कैसा रहेगा? त्वरण आपका बराबर, मतलब त्वरण जो है हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेटेड ही तो है ना। अगर त्वरण हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सेलरेटेड ही तो है। तो आप लिख लीजिएगा कि ये क्या है? त्वरित या तो फिर स्थिर त्वरण है। क्या है बच्चों? स्थिर त्वरण हो जाएगा। क्या है? स्थिर त्वरण हो गया आपके पास। तो स्थिर त्वरण के केस में दो ही ग्राफ बनते हैं अपने पास। एक बनेगा, सबसे पहले v वर्सेस t का देख लीजिए, आप x वर्सेस t का देख लीजिए। अच्छा चलो, कहानी कहां से शुरू करते हैं? x वर्सेस t से करते हैं। तो ये आपके पास x हो गया जी, ये आपके पास क्या हो गया? t हो गया। अब इसे केस में बता सकते हो कि x वर्सेस t के केस में तुम्हें क्या लगता है कि कैसा ग्राफ आएगा? तो देखिएगा बेटा, जब हमने आपके गतिकी के समीकरण लिखे तब हमने आपको क्या बोला कि भैया ये क्या है, यहां पर a क्या रहना चाहिए? आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो जब आपका a बेटा जी कांस्टेंट रहेगा तो आपके पास समीकरण क्या बन रहा था? x और उसका a का क्या ऐसे लिखा था? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
अगर आपके पास क्या हो गया बच्चों, अगर आप ये बोल देते हो कि मैम ये तो रेस्ट से शुरू करता है, कहां से शुरू किया इसने, रेस्ट से, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा बेटा जी, 0 हो जाएगा और सिर्फ वो वाला पोर्शन बचेगा। तो ग्राफ आपका कुछ ना कुछ इस तरीके का भी दिखाई दे सकता है। ये कैसा है, ये आपका प्रवलयकार है, ये आपका पैराबोला है। अब ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शाता है कि पहले देखो कुछ, अब ग्राफ का वेरिएशन आएगा तुम्हारे पास। कुछ ग्राफों में तुमको ये लगेगा कि मैम पहले तो जो था जी हम क्या करके आए, अब इसको ऐसा ना बना करके हम क्या करते हैं, ये 2 तरीके का दिखा दिया ना, इसमें पहले कम हो रहा है फिर ज्यादा हो रहा है। आप ऐसा भी बना सकते हो, आप ऐसा बना लीजिए, ये आपका आधा पैराबोला है कि मैम सिर्फ गति जो दूरी है वो बढ़ ही तो रही है समय के साथ। अब वो वाला जो ग्राफ अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, ये इस तरीके का, इसमें क्या हो रहा था, दूरी बेटा जी पहले थोड़ी बहुत कम हुई है ना, नेगेटिव आया होगा वेलोसिटी, या तो आप ये बोल लीजिए टाइम के साथ डिक्रीज हो रही होगी, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। और फिर क्या हो गई बेटा जी, आपका बढ़ गई, ठीक है। तो वो था, वरना अगर आपको एक ही जैसा दिखाना है, पॉजिटिव वाला वो वाला ज्यादा आपको याद रखने में आसान रहेगा, वो वाला बना लो। अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बेटा क्या बनाते हो, v वर्सेस t का ग्राफ बनाते हो, किसका बना रहे हो, v वर्सेस t का ग्राफ बना रहे हो, तो क्या लगता है तुमको कि कैसा आना चाहिए, एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म है, तो इक्वेशन कौन सी लगेगी मैम, अगर हम गतिकी के समीकरण की बात करते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अगर मैं आपको कह दूं कि v क्या है, अब यहां पर रेस्ट माना था तो इसने क्या कसूर किया, इसको भी क्या मानोगे, इसको भी ये मान के चलो कि बेटा ये क्या है, तेरे पास 0 है। अगर ये तेरे पास 0 है तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, जिसको आप बोल देते हो, ठीक है। और वहीं पर बेटा जी तीसरा देख लीजिए, अगर आप बनाते हो किसका, a वर्सेस t का ग्राफ, तो आपके पास क्या आएगा a वर्सेस t के लिए, तो क्या आप ये बोल सकते हो बच्चों कि मैम जब a वर्सेस t की बात करेंगे, हमने तो a को मान लिया ना कि यार वो कांस्टेंट है, वो बदल ही नहीं रहा, तो आप यहां पर लिख लीजिए a क्या है, a अपने पास कांस्टेंट है। तो अगर a समय के साथ नहीं बदल रहा तो क्या आ जाएगा बेटा जी, ये लाइन आ जाएगी कि अपना a अगर स्टार्टिंग में a नोट था तो अंत में भी आपका a क्या रहेगा, a नोट रहेगा। अब ऊपर नीचे वाली लाइन कैसे वेरी करती है, अच्छा चलो मान लो एक और चीज आपको बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि अगर ग्राफ में बेटा यहां पर ये x वर्सेस t के लिए भी हो सकता है, v वर्सेस t के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहां पे v वर्सेस t दिया गया है और यहां पर भी बच्चा उसने क्या दे दिया, ये भी आपका क्या है, v वर्सेस t है, सही है बात। पहला ग्राफ उसने कैसे बनाया, पहला ग्राफ तो बेटा उसने ऐसे बना दिया और दूसरा ग्राफ उसने इस तरीके से बना दिया, तो इनका क्या अर्थ है, एट द एंड ऑफ द डे है तो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, तो इसका मतलब तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है जी, पॉजिटिव हो रहा है, समय के साथ गति बढ़ रही है। और इसका क्या मतलब हो गया, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो रहा है, समय के साथ गति तुम्हारी कम हो रही है, तो यानी कि गति हो गया, वेग हो गया, वो कम हो रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेम ग्राफ आप किसके लिए भी बना सकते हो बेटा जी, आप बना लीजिए, यहां पर x बना लीजिए, यहां पर t बना लीजिए, ये ऐसे आ जाएगा। और अगर इसका भाई बना लेते हैं हम x वर्सेस t का, ये x हो गया, ये t हो गया, और आपका ये वाला ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे भाई, इसके लिए आप लिखिएगा कि मैम यहां पर v क्या था, पॉजिटिव, और यहां पर v क्या था जी, नेगेटिव। क्या हो गया बेटा, v तेरा नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं ग्राफ्स होते हैं। क्लियर है ये बात सबको? अगर इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो वो एक बार प्लीज शेयर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ो, अगला हम देखते हैं। अब आगे अगला जो टॉपिक आता है, ग्राफ डिस्कस हो गए, गतिकी के समीकरण डिस्कस हो गए। अब हम थोड़ा सा आगे चलिएगा, आगे हम बात करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष वेग। क्या है आपके पास, सापेक्ष वेग है। अब ये क्या होता है, इसका बस सीधा सा ये मतलब होता है, अगर आप लिख लेते हो बेटा जी, क्या लिखा तुमने मैडम जी, मैं v21 निकालना चाह रहा हूं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ टू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, विद
रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1। इसका सिर्फ सीधा सा ये मतलब होता है कि जो आपके पास दूसरी वस्तु दी गई है, जो आपके पास क्या है जी, दूसरा पदार्थ दिया गया है, दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो आप लिख लीजिए दूसरे, या आप ऐसे लिखो दो वस्तु का वेग किसके संदर्भ में, पहली वस्तु के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, पहली वस्तु के संदर्भ में। ये होता है बेटा जी आपके पास, क्या हो गया ये आपके पास, दिस इज योर सापेक्ष वेग, दिस इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसको लिखा कैसे जाता है, जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा वो आपके पास सीधा सा आ जाएगा, v2 माइनस v1 होगा, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट का माइनस पहले ऑब्जेक्ट। कैसे लिख सकते हो, अगर ये दोनों मान लीजिए आपने बोला कि मैम एक ऐसे जा रहा था एक ऐसे जा रहा था, ये उस केस में हो गया, ये आपका v1 है ये आपका v2 है, दोनों का जो है दिशा एक जैसी है। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है भाई कि आपकी जो दिशा है वो अपोजिट हो गई, मान लीजिए केस नंबर 2 यहां पे बना लेते हैं कि v1 तो आपके पास ऐसा हो गया और v2 आपके पास बेटा जी इसकी जो दिशा है वो बदल गई है, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, आपका जो v21 रहेगा वो कैसे लिखोगे कि मैम v2 माइनस v1 तो मेरा फिर भी आया, लेकिन एक बार जब मैंने ये लिख दिया अब मैं दिशाएं रखूंगा यहां पर, तो दिशा रख दो, ये तो आपका क्या है जी नेगेटिव हो गया। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कर लीजिए माइनस v2 और वो आपके पास पॉजिटिव ही था तो वो क्या हो जाएगा माइनस v1। तो इस तरीके से आपका जो सापेक्ष वेग है उसमें आदान प्रदान होता रहता है, वो आपका कम ज्यादा होता रहता है। क्लियर है ये बात सबको, चलिए जी बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे, अब इसके बाद क्या होता है कि ये सारे के सारे कंसेप्ट हो गए, जो आपके पास आपका वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, आपके पास स्पीड हो गया, गतिकी के समीकरण हो गए, वो सारे के सारे बच्चों आपके कहां पर भी लागू होते हैं जी, वो आपके 2 डायमेंशनल मोशन में, समतल में गति की जब हम बात करते हैं वहां पर भी लागू होते हैं। लेकिन समतल में गति में और भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, चैप्टर 3 मोशन इन प्लेन। तो अपने लिए जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं मोशन इन प्लेन, सबसे पहले आपके पास क्या है जी, प्रक्षेप्य गति। ये क्या हो गया, समतल में गति। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, प्रक्षेप्य गति को। तो द फर्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब तुमने कहा कि मैम ये सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार करवा दीजिए, तो मैं करवा रही हूं और इनको आप अपने पास रखना, इनको गायब मत होने देना। पता चले ये मैं इतनी, तुम लोग यहाँ पर एक लेक्चर भी ले रहे हो जिसमें स्पेसिफिकली हम सिर्फ फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर फिर तुम लोग अगर गायब कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसको बोलेंगे प्रक्षेप्य गति। क्या हो गया बेटा जी, प्रक्षेप्य गति हो गया। तो ये बात अब मुझे आप सब बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इसमें क्या आते हैं, 3 मेन फॉर्मूलाज अपने पास आते हैं, और वो किसका होता है, रेंज का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और हाइट का। तो सबसे पहले हम किसका लिख लेते हैं बेटा, रेंज का बताइए। रेंज का मतलब क्या होता है, क्षैतिज सीमा। क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया जी, ये आपके पास रेंज का आ गया। चलिए जी बहुत अच्छी बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट का बताइएगा बच्चों, क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा जी जी, और एक और आपके पास आता है वो होती है अधिकतम ऊंचाई, यानी कि आपके पास क्या होता है हाइट, और वो क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और इन सब को कर लेना डब्बे में बंद। रेंज सीधा सवाल पूछता है, ठीक है। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा, और फिर आपके पास क्या हो गया मैक्सिमम हाइट, या तो फिर हाइट से भी पूछ सकता है। अब एक बार मुझे ये बता दो आपका रेंज मैक्सिमम कहां पर होगा। आपका जो रेंज होता है ऐसे लिख लेते हैं, आर जो है बच्चा वो आपका मैक्सिमम कहां पर होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू
45 डिग्रीज। क्या हो जाएगा जब थीटा आपके पास क्या हो जाता है जी 45 डिग्रीज होता है। तो ये भी आपसे पूछा गया सवाल है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे ये जो है रेंज आपकी सेम हो जाती है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर ग्राफ बनाना चाहो, मतलब इसका फिगर बनाना चाहो, तो आप इधर इसका फिगर भी बना सकते हो। फिगर में आप कैसे बनाओगे देख लीजिए एक बार। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से आपका प्रक्षेप्य गति बना दिया है ना। तो इधर तो मार्क कर लो तुम आर, ये आपके पास क्या हो जाएगा बच्चा आर हो गया जी, ठीक है। इधर हमने आर मार्क कर लिया है। फिर आप इधर की तरफ ऐसे मार्क कर लीजिए अपने पास एच, ये क्या होता है आपके पास एच हो गया। और अगर हम मार्क करने चलें आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप इस तरीके से मार्क कीजिएगा। ये जो पूरा का पूरा है ये आपका क्या हो जाता है कैपिटल टी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा कुछ अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि पहली चीज जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है वो ये कि अपने पास क्या होता है जी यू एक्स आपका हमेशा क्या रहेगा, यानी कि यू एक्स को लिख लो यू कोस थीटा, वो क्या होता है आपके पास कांस्टेंट होता है। फिर अगर हम बात करते हैं यू वाई की, यू साइन थीटा, ये आपका भाई बदलता रहेगा, ये आपका कांस्टेंट नहीं रहता। अगर यू एक्स थीटा आपका कांस्टेंट रहा, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ए एक्स अपने पास क्या होता है बच्चों 0 होता है, और ए वाई अपने पास क्या होगा इस केस में माइनस जी से हम इसको दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर आप बात कीजिएगा किसकी कि मैम हम बात कर ले हैं Vx की, तो Vx अपने पास क्या होगा जी v cos थीटा। और क्योंकि आपका ux कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, आप ये लिख सकते हो कि मैम एट द एंड ये अपने पास u cos थीटा के ही बराबर तो आएगा जब इसमें बदलाव ही नहीं आ रहा। चलो बहुत अच्छी बात है। Vy बेटा जी आपका वेरी करेगा, Vy को आप v sin थीटा से लिख सकते हो। अच्छा, और क्या है, और आप चाहो तो एक बार गतिकी के समीकरण भी लिख लीजिए इसके लिए। तो गतिकी के समीकरण आपके कैसे बन जाएंगे जी, इसके लिए वो आप कैसे लिखे जाएंगे, देखिएगा कि अगर हम एक्स डायरेक्शन के अंदर लगाते हैं, किसके अंदर लगा रहे हैं हम, एक्स डायरेक्शन के अंदर बच्चों अगर आप लगाते हो गतिकी के समीकरण, तो सबसे पहला आपका क्या आएगा जी, सबसे पहला बेटा जी आपके पास बन जाएगा कि मैम मुझे क्या निकालना होता है, रेंज निकालनी होती है। रेंज ही तो है आपकी दूरी, तो रेंज का देखिए आर, अच्छा देखो कौन से वाला लगा रहे हैं, तुम सीधा ये लगाओ कि आर अपने पास क्या होता है वेलोसिटी को डिस्टेंस, चलो ऐसे लिख देती हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आपके पास क्या होता है बेटा जी, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होती है, राइट। तो हमको क्या चाहिए, हम क्या एक्स दिशा की बात कर रहे हैं, तो स्पीड देखिएगा क्या आ जाएगी, स्पीड अपने पास यू एक्स है ना, डिस्टेंस अपने पास कितना है आर है, समय अपने पास क्या है टी है। तो रेंज निकालने का जो तरीका होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, यू कोस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, ये हो गया। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी तरीके से भाई तुम वाई डायरेक्शन में भी लगा सकते हो, किसमें लगा सकते हो, वाई डायरेक्शन के अंदर भी लगाओ। चलो लगा लेते हैं वाई डायरेक्शन के अंदर। अगर आप गतिकी के समीकरण लगाते हैं वाई दिशा के अंदर, तो वाई डायरेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा भाई, वाई डायरेक्शन में तुम्हारे पास आएगा, कैसे लिखेगा इसको, वाई डायरेक्शन में लगाते हैं मैम, वाई डायरेक्शन में मुझे पता है हाइट भी होती है, तो हम कौन सा वाला यूज कर रहे हैं, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला आप यूज करते हैं टाइम निकालने के लिए भी और हाइट निकालने के लिए भी। तो हाइट क्या होगी बच्चा, यहां पर एच लिख लीजिए, यू साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम कौन सा भी यूज करेंगे आपका वाई दिशा वाला, टाइम हमें नहीं पता, और यहां पर क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया बेटा जी, ये आपका गतिकी का समीकरण लगता है वाई दिशा में। लेकिन अपने पास उतना हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं आता कि आप लोगों को ये सब कुछ फाइंड आउट करना पड़े, ठीक है, लेकिन स्टिल मैंने आपको ये बता दिया। तो ये आपका जो था किसके बारे में था, प्रक्षेप्य गति के बारे में। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम ऐसे करते करते हर सैटरडे को आपका जो है फॉर्मूला रिवीजन रख लेंगे, जिसकी मदद से आपके पास पीडीएफ तो हो ही जाएगा, सारे फॉर्मूलाज का 2-3 चैप्टर लगभग डिस्कस हो गए हैं, साथ में आपको टॉपिक्स भी आपके रिकॉल होते जाएंगे थ्योरी वाइज। और जिन बच्चों की शिकायत रहती है कि मैम थ्योरी नहीं होती, वो बच्चे इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। अब हम आपको मिलेंगे
दीपावली के बाद। और आप सभी को पता है कि अड्डा 24/7 कितना परसेंटेज आपको ऑफर दे रहा है, 80% आपको जो है ऑफर मिल रहा है। और आप जो है भाई जा करके रामबाण बैच में एनरोल कर सकते हो। किसमें एनरोल कर लीजिए, रामबाण के अंदर एनरोल कर लीजिए। इससे बेहतरीन तो आपका कोई चांस हो ही नहीं सकता। कोड आपका क्या रहेगा, अगर आपको इस कोड को अवेल करना है, डीप आपका कोड रहेगा, इस कोड को आप यूज कर लीजिएगा। So thank you so much guys. Have a nice day. Bye bye. Happy Deepavali to all of you. I'll see you later. Take care.